दैट्स हाउ आपकी एमसीक्यूज की तैयारी होती है। व्हाट हैपेंड विद मी वाज के पेपर हमारा बिल्कुल आउट आ गया। आप देखेंगे 2011 का पेपर आउट था काफ़ी, और इतने लोग पैनिक कर गए बिकॉज इस्लामियत का पेपर यूजुअली लास्ट होता है ऑप्शनल्स का। आप पहले दिन 2 पेपर दे के आए होते हैं, नींद पूरी नहीं होती, दूसरे दिन फिर 2 देते हैं, फिर तीसरे दिन आप आखिरी छठा पेपर दे रहे होते हैं जो इस्लामियत होता है, तो आपकी वैसे ही जो है आधी से ज़्यादा एनर्जी आपकी लूज़ हो चुकी होती है, 70-80% एनर्जी आपकी लूज़ हो चुकी होती है। तो फिर आप क्या करते हैं कि आप जो है ना दिमाग नहीं काम कर रहा होता, बड़े मसले होते हैं। तो मैंने लोगों को देखा जो इंग्लिश में तैयारी कर रहे थे उन्होंने उर्दू लिखना शुरू कर दी, जो उर्दू में थे उन्होंने इंग्लिश लिखना शुरू कर दी। देयर वाज अ पैनिक ऑल अराउंड। अच्छा, व्हाट आई डिड वाज के एमसीक्यूज मुझे आते थे। जब मैंने पेपर देखा और टोटल ओवरऑल, तो मुझे मुश्किल से 2.5 सवाल आ रहे थे उसमें से, 5 में से 5 करने होते थे उस वक्त, और एमसीक्यूज मुझे आते थे। आई स्टिल रिमेंबर कि आई न्यू कि मेरे 17 एमसीक्यूज बिल्कुल ठीक हैं। बाकी में मैंने जब घर जाके देखा तो 18 हो गए थे, लेकिन आई न्यू के 17 तो बिल्कुल ठीक हैं। 17 वो आ गए, तो अब कितने बचे मेरे पास? 23। अब 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, 5 सवाल थे। 5 सवाल में मुझे चाहिए थे 23 मार्क्स, ठीक है। तो मुश्किल से मुझे 5 मार्क्स पर सब्जेक्ट चाहिए थे बस। अब 2.5 मार्क्स मेरे 2.5 सवाल मुझे आते थे। आई थॉट कि चलें करना शुरू करते हैं। इन 2.5 में 16 में से अगर मैं 8 मार्क्स भी लूँ, जो 2 मुझे अच्छे आते हैं, तो मेरे 16 आ जाएंगे, और बाकी 2.5 में मुझे सिर्फ 7 लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो आई डिड 2 बड़े अच्छे किए। जब मैं 2 अच्छे कर रहा था तो मुझे 4th सवाल भी एकदम से क्लिक कर गया कि वो इस वक्त कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो मजलिस शूरा का किरदार अदा करेंगी। देन आई रियलाइज़ किया नेशनल असेंबली कैन बी मजलिस शूरा इन एट द नेशनल लेवल, और OIC कैन बी मजलिस शूरा एट द इंटरनेशनल लेवल। तो आई जस्ट मेड अप सवाल जवाब जो आप याद करके आते हैं। आपको मॉडलिंग करना आनी चाहिए पेपर के दौरान, वो कर दिया। और उसके अलावा एक जनरल सा सवाल आया था, मुस्लिम उम्मा के प्रॉब्लम्स क्या हैं, आई जस्ट रोट इट एज इट इज़। तो आई वॉज बैंकिंग ऑन दिस 17 मार्क्स, और उसके बाद 2 सवाल जो हमने वहाँ से किए तो उसके अंदर 16। देन आई थॉट कि 5-7 मार्क्स आपके मिल जाएंगे मुझे इन 3 सवालों में। यू नो आई गॉट 65। तो कहने का मकसद ये नहीं कि हमने बहुत तीर मारा, कहने का मकसद ये है पैनिक नहीं करना, और स्मॉल थिंग्स की जो हैं आपकी छोटी चीज़ों पे आपने ध्यान देना है जिसको लोग इग्नोर कर जाते हैं। बिलीव मी, अगर मेरे ये एमसीक्यूज मुझे नहीं आ रहे होते ना, मैं पैनिक कर जाता वहाँ पे। मैं पैनिक इसलिए नहीं किया, मुझे पता था मैंने बैंक कर लिए 17 मार्क्स। यूजुअली एमसीक्यूज में लोग बस तैयारी किए बिना जाते हैं, स्टूडेंट्स तो 5 से 6 से ज़्यादा सही नहीं कर पाते। अगर ये मामला होता तो मेरे बाकी सवाल भी सही नहीं होते, पैनिक में ना मुझे कुछ सूझता, मैं कंफर्टेबल हो गया, रिलैक्स हो गया कि बस मुझे 3 सवालों में 7 नंबर चाहिए मैक्सिमम, तो मुझे बाकी चीज़ें जो मैंने पढ़ी थी याद आने लग गई। आई वॉज कॉन्फिडेंट और सारा हो गया। अगर मैं यहाँ पे एमसीक्यू नहीं पढ़ता तो ऐन मुमकिन है कि मैं भी आपके सामने नहीं खड़ा होता, ठीक है। इतना बड़ा इम्पैक्ट है इसका, इसलिए मैं आपको अक्सर से बता रहा हूँ। तो ये जो मैंने बात एमसीक्यूज़ की बताया ना, दिस अप्लाइज टू एवरी अदर सब्जेक्ट, कि आपने एमसीक्यूज़ पे बहुत ध्यान देना है। दिस इज़ योर सॉलिड मार्क्स, ठीक है। तो इस्लामियात का आप इस तरह से करेंगे, आपको पढ़ा भी देंगे कि कैसे है, आपको टीचर आके पढ़ा देंगे, बुक्स बता देंगे। हम पढ़ते थे उस वक्त, मुझे ऑथर का नाम याद नहीं है, बट वो ग्रीन रंग की बुक होती थी पतली सी, मैं तो वो लेके बहरहाल, तो और आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से करना है और क्या करना है। अच्छा जी, सेकंड बॉटलनेक इज इंग्लिश ऐसे। आप लोगों को क्या लगता है कि क्यों बच्चे इंग्लिश ऐसे में फेल होते होंगे? चार चीज़ों पे आपको टेस्ट किया जाता है इन इंग्लिश ऐसे: नॉलेज, वोकेबलरी, आपका स्ट्रक्चर, और आपका क्या कोहेरेंस वगैरह, और ये सारी चीज़ें, आउटलाइन एंड ऑल। इन 4 चीज़ों पे आपको चेक किया जाता है। लेकिन बच्चे इस वजह से फेल नहीं होते। बच्चे जो फेल होते हैं वो इस वजह से फेल होते हैं कि इंग्लिश ऐसे लिखते नहीं हैं। आप में से किसी ने प्रीवियस अटेम्प्ट दिए?
एनीवन हु हैज अटेम्प्टेड सीएसएस बिफोर? आप लोग अपने लोगों में या जिन्होंने सीएसएस के पेपर दिए हुए हों उनसे पूछिएगा, दे विल टेल यू, किसी ने 5 एसेज लिखे होंगे, किसी ने 6 एसेज लिखे होंगे, इससे ज़्यादा किसी ने नहीं लिखे होंगे। 10 जिसने लिख दिए होंगे प्रॉपर एसेज, वो उससे ज़्यादा तो शायद ही कोई लिखे। आइडियली आई वुड सजेस्ट कि आपको हर हफ्ते एक ऐसे लिखना है, इंग्लिश ऐसे। 3 घंटे का तो टाइम वो आपको देते हैं ना। अदरवाइज जब आप ऐसे अपना बनाना शुरू करते हैं, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, चीज़ें भी आपको दे देंगे, हमारे पास मौजूद हैं, कुछ आप लोग लिख लेंगे, कुछ बुक्स से पे अवेलेबल है। लेकिन जब आप प्रॉपर ऐसे अपना लिखते हैं ना, पहले आप रिसर्च करते हैं। ऐसे की क्लास आपकी हुई है? अभी हुई है ना? रिसर्च करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, आउटलाइन बनाते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, फिर ऐसे लिखते हैं। पूरा दिन जाता है इसमें, पूरा दिन, मतलब 14 से 15 घंटे आपको चाहिए प्रॉपर ऐसे को कंप्लीट करके फिनिश करने में इनिशियली। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा, क्योंकि नॉलेज भी है, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। क्लाइमेट चेंज पे अगर हम आपसे बोलें कि आप एक ऐसे लिखें, तो प्रॉपर आपको क्लाइमेट चेंज पढ़ना पड़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग पढ़नी पड़ेगी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस पढ़नी पड़ेंगी, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद उसकी आउटलाइन बनानी पड़ेगी, 2-3 एसेस पढ़ने पड़ेंगे इसके ऊपर, फिर जाके आप लिखेंगे। पूरा ऐसे पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह, डिफरेंट तरीके से कवर करेंगे उसी नॉलेज को, क्योंकि पूछ किस तरह से रहा है ये मैटर करता है। तो एक ऐसे कम से कम एक दिन में आपका होना, एक हफ्ते में होना चाहिए कम से कम, बहुत ज़रूरी है। फिर जब आप 6, 7, 8 ऐसे लिख लेंगे तो यू विल सी कि आपका राइटर्स ब्लॉक भी ख़त्म हो जाएगा, आपकी कोहेरेंस भी आना शुरू हो जाएगी, आपकी वोकेबलरी तो आपने इम्प्रूव करते रहनी है, स्ट्रक्चर बेहतर हो जाएगा, ग्रामर भी बेहतर हो जाएगी। वोकेबलरी, स्ट्रक्चर, ग्रामर एंड नॉलेज, ये 4 चीज़ें आपकी बेहतर करनी है। नॉलेज भी आपकी लिख लिख के आएगी, पढ़ पढ़ के आएगी, वोकेबलरी भी आपकी याद करते करते आपको आएगी, ग्रामर और स्ट्रक्चर भी आपने जब सीखते सीखते, इसमें से कोई भी शॉर्टकट नहीं है। हो ये रहा होता है स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ऐसे लेकिन लिखते नहीं हैं। जितना आप किसी और सब्जेक्ट को टाइम दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 100 आवर्स दे रहे हैं एक सब्जेक्ट को, तो इसको आपको 200 देने पड़ेंगे, बिकॉज यू नेवर नो कि किस तरह से। प्लस हम आगे बात करेंगे ऐसे इसकी क्लास में, तो आपको पता चलेगा कैसे लिखना है। लेकिन जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ कि आपने प्रॉपर ऐसे लिखने हैं। आपको पता है मैं साथ साथ आपका इस वक्त टाइम टेबल भी बना रहा हूँ। क्या क्या चीज़ें आ गई? डॉन आ गया, अखबार आ गया, 100 MCQs आ गए दिन के, जो कि डेली है, और एक हफ्ते में एक दिन आ गया आपका इंग्लिश ऐसे, ठीक है। तो फिर आपका वो नॉलेज की 2 सोर्सेज हमारे पास हैं जो प्राइम सोर्सेज हैं, वैसे तो इंटरनेट वगैरह भी है। एक तो आपने सिर्फ डॉन अखबार पढ़ना है, ठीक है, और उसके अलावा जहांगीर वर्ल्ड टाइम मैगजीन्स आते हैं और दूसरे मैगजीन्स आते हैं, वो लगवा लें। हम कोशिश करेंगे यहाँ पे भी लगा लें ताकि आप लोग यहाँ पे भी आके पढ़ लें। लेकिन एक घर पे हो कॉपी, तो कोई इतनी महंगी कॉपी नहीं है, वो अच्छी है, वो आप पढ़ लें उससे। आप लोगों के हिसाब से डॉन अखबार को कितना टाइम देना चाहिए दिन में? दो घंटे? हाँ, जब हम तैयारी कर रहे थे ना, हमारे सर कहते थे 25 मिनट्स, और वो बहुत सही बात थी। शुरू में ये नहीं होगा, शुरू में तो आपके 40-50 मिनट, 1 घंटा भी लग जाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल कल ट्रेन का वाकया हो गया, इज इट एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और नॉट? कितने लोग समझते हैं कि इम्पॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है? कितने लोग समझते हैं इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है? बाकी क्या समझते हैं? दिस इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एज सच। वॉट इम्पॉर्टेंट इज द प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज ऑफ रेलवेज। एक एक्सीडेंट हो गया, वो शायद ना पूछे, लेकिन क्या वजूहत हैं डाउनफॉल ऑफ रेलवेज की, ये इंपॉर्टेंट है। तो जब आप अखबार पढ़ेंगे तो फिर आपको रियलाइज़ होगा कि कौन सी ये वक्त के साथ आती है, इसकी कोई ट्रिप नहीं है। आप अखबार पढ़ते रहें डेली, आपको अंदाज़ा होगा कि कौन सी खबर इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है। हम जो कहते हैं, हम कहते हैं फ्रंट पेज, बैक पेज, ओपिनियन, एडिटोरियल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एडिटोरियल भी जब आप पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि एडिटोरियल तो खैर तीनों ही, चारों ही इंपॉर्टेंट होते हैं,
उसके अलावा ओपिनियन में भी आपको अंदाज़ा होगा कि राइटर कौन है। अगर कोई एम्बेसडर है या कोई फॉरेन सर्विस है या कोई ब्यूरोक्रेट लिख रहा है, सिविल सर्वेंट लिख रहा है, तो दैट हैज़ टू बी रेड, ठीक है। पॉलिटिशियंस के देख लें, दोबारा पढ़ लें। तो इसके बाद इंटरनेशनल, ये 4-5 चीज़ें आपने देखनी होती हैं अखबार में। आपका टारगेट ये होगा कि आप 25 मिनट से ज़्यादा इसको टाइम ना दें, ठीक है। अभी आप 1 घंटा भी दे रहे होंगे, विच इज़ फाइन। अभी आप मुझसे पूछेंगे सर आपको, मुझे पता नहीं चलता कि इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कौन सी है और अनइम्पॉर्टेंट कौन सी है, तो मैं आपको कुछ बता नहीं पाऊँगा कि किस तरह से करना है। शायद कोई हिंट दे दूँ, लेकिन आपको ये आएगा जब आप पढ़ेंगे। तो बाय द टाइम आप ये कोर्स ख़त्म करके निकलते हैं तो आपके 25 मिनट से ज़्यादा डाउन पे नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो डेली का समझें आप 1 घंटा अगर न्यूज़ को दे रहे हैं, 1 घंटा आप MCQs को दे रहे हैं, अब आगे 1 घंटे पे आ जाते हैं। तो इंग्लिश ऐसे के लिए यू नीड टू राइट। महीने, हफ्ते में 1 ऐसे और महीने में 4 ऐसे मिनिमम। अभी आपके 6-8 महीने हैं तो आप आराम से कोई 20 से 25 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी है ये इस तरह से लिखना। उसके बाद आपने क्या करना है कि अपनी ग्रामर पे काम करना है, वोकेबलरी पे काम करना है, ठीक है। 1 घंटा उसको ज़रूर दें ग्रामर को। आपकी इंग्लिश प्रेसी की होगी, R.R. मार्टिन की बुक बड़ी अच्छी है और भी बुक्स हैं। तो आपकी जो इंग्लिश प्रेसी की क्लास होगी तो उसमें आपको बताएंगे कि कैसे करना है, ठीक है। तो ग्रामर, वोकैब, ये सारी एज को 1 घंटा दें। तो दिन के शुरू के 3-4 घंटे जब आप सुबह उठते हैं ना, 3 घंटे, वो आपके इन्हीं सब चीज़ों में निकल जाएंगे, ठीक है। व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि मैं ऑल्टरनेटली एक दिन प्रेसी करता था, एक दिन मैं शॉर्ट ऐसे लिखता था, एक दिन अब ट्रांसलेशन आ गई तो एक दिन आप ट्रांसलेशन कर लें। तो ऑल्टरनेटली आई यूज्ड टू डिवाइड इट पर आवर, कि अगर एक दिन मैंने प्रेसी पास पेपर से कर लिए, 40-50 साल के ही मिल जाते हैं, तो अगले दिन मैं शॉर्ट ऐसे लिख लूँ, उसके अलावा मैं कॉम्पोजिशन कर लूँ। इस तरीके से करके ना हफ्ते में 3 दफ़ा आपकी प्रेसी हो जाती थी, 3 दफ़ा आपकी कॉम्पोजिशन, क्योंकि अब आपके 6 दिन रह गए। एक दिन आप ऐसे लिखेंगे और ये 3 घंटे की काम एक्सरसाइज करेंगे, बाकी 6 दिन आपके पास रह गए। ये मैं अपना आपको बता रहा हूँ, यू कैन चेंज इट एज़ पर योर कन्वीनियंस, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको इस तरह से करना हो। तो उस 3 घंटे के बाद फिर आपने क्या करना है वो मैटर करता है। ग्रामर वगैरह के बाद, प्रेसी लिखने के बाद, वो कुछ लोग होते हैं जो सारे सब्जेक्ट साथ लेके चलते हैं, मैं उनमें से हूँ। कुछ लोग होते हैं जो एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हैं, फिर दूसरा उठाते हैं, फिर तीसरा उठाते हैं। तो वो कुछ लोग इस तरह से करते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, उसमें देयर इज़ नो हार्म कि आप किस तरह से कर रहे हैं, उसको आप लेके चलेंगे। पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, ये सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको रीडिंग करके पढ़ना है बस। आपसे कोई बहुत ज़्यादा वो माइंड बॉगलिंग चीज़ें नहीं पूछ रहा, बहुत ज़्यादा टेक्निक नहीं पूछ रहा। आपको बेसिक्स आती होंगी, आप इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन कर लेंगे। आपकी एक्सटेंसिव नॉलेज होगी, रीडिंग होगी, तो आप पाकिस्तान अफेयर्स तो 1 क्लास से आप पढ़ रहे हैं, सोशल साइंस पढ़ते होंगे, सोशल स्टडीज़ पढ़ते होंगे, और आप अब आगे इस्लामियात आप पढ़ रहे हैं। इनमें से कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो आपके लिए एलियन हो, ठीक है। जनरल साइंस एंड एबिलिटी में शायद कुछ लोगों को बायो से मसला हो, मुझे होता था, फिज़िक्स वगैरह से शायद थोड़ा बहुत मसला हो, लेकिन आप कवर कर जाते हैं क्योंकि बहुत बेसिक लेवल है, ये बैचलर्स लेवल है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मसला सिर्फ इसमें यह आता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा नहीं है लेकिन क्वांटम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप इसको आगे लेके चलते हैं। दिस इज़ हाउ यू प्रिपेयर फॉर योर कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। इसी तरीके से मैं क्या करता था, मैं 3 से 4 सब्जेक्ट साथ लेके चलता था, 2-2 घंटे देता था। फॉर एग्जांपल मुस्लिम लॉ है तो उसको 1 घंटा दे दिया, इस्लामिक हिस्ट्री को 1.5 घंटा दे दिया। रात को हम अकाउंटिंग करते थे बैठ के, जब बिल्कुल थक जाते थे, क्योंकि मैथ्स के अंदर थोड़ा इंटरेस्ट था, तो रात को 2 घंटे अकाउंटिंग के दे दिए। तो इस तरह से करके 8 से 10 घंटे का आपका पूरा शेड्यूल बन जाता है, जो कि बेयर मिनिमम है NCSS। ख़ास तौर पे अभी जब आप पढ़ रहे हैं और अभी आपके 3-4 घंटे एकेडमी में भी जाएंगे, तो आपके पास 7-8 घंटे का ही टाइम होगा जो आप फुली यूटिलाइज़ कर सकते हैं अगर आप जॉब नहीं कर रहे। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए और ज़्यादा टफ है, ठीक है। तो इस तरीके से देन यू मूव फॉरवर्ड। सेम फिर आपके ऑप्शनल सिलेक्शन के ऊपर हम आ जाएंगे। इस वक्त तो आपकी इंट्रोडक्टरी क्लासेस हैं, नेक्स्ट वीक आपकी ऑप्शनल सिलेक्शन की क्लास हो जाएगी, और उसके अंदर किस तरीके से करना है वो सारा हम आपको बता देंगे। लेकिन मैं अपनी एग्जांपल दूं, अगर आई डोंट नो आपकी कौन लेगा ऑप्शनल की क्लास, लेकिन अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मैं जाता हूं हर उस कोर्स के ऊपर जिसमें मेरा इंटरेस्ट हो, ठीक है। मैंने खुद पढ़ा हो अगर तो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा उसका कोर्स लेंथ नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा इंटरेस्ट भी है इस्लामिक हिस्ट्री में, मैंने पढ़ा हुआ भी है,
लेकिन मैं अब नहीं लूँगा क्योंकि कोर्स लेंथ इतनी है कि वो उसी में करते करते ही हम फारिग हो जाएंगे। तो उन सब चीज़ों को देख के जिस चीज़ पे मैं नहीं जाता वो होता है स्कोरिंग ट्रेंड, या सबसे आखिर में जाता हूँ, क्योंकि स्कोरिंग ट्रेंड का यू नेवर नो, कभी कम हो गया कभी ज़्यादा हो गया। तो वी ऑलवेज प्ले ऑन आवर स्ट्रेंथ्स। फॉर एग्जांपल अभी स्कोरिंग ट्रेंड हो जाए, आईआर का बढ़ जाए और आप मुझसे कि आप आईआर ले लें, अकाउंटिंग ना लें, तो क्या होगा कि मैं कभी भी मास्टर्स इन आईआर के बराबर नहीं हो सकूँगा। बहुत सारे लोगों के 150 मार्क्स आएंगे, लेकिन वो उनके आएंगे जो मास्टर्स होंगे उसमें या पहले से पढ़ चुके होंगे। मैं आऊँगा, मैं एक हाफ अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मुझे आधा आता होगा, आधा नहीं आता होगा, तो मेरे फिर भी 150 नहीं आएंगे, मेरे फिर भी 110 से 120 ही आएंगे, क्योंकि मेरा लेवल ऑफ फिनिशिंग ऑफ दैट पेपर इतना अच्छा नहीं होगा जितना उसके अंदर जिसने मास्टर्स किया हुआ उसका अच्छा होगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो फिर मैं आई स्टिक टू माई स्ट्रेंथ्स कि अगर स्कोरिंग ट्रेंड कम है तो मैं अच्छा पेपर करूँ ताकि कंपेरेटिव एडवांटेज मुझे मिल जाए। ये सारा गेम कंपेरेटिव एडवांटेज का है। अगर सारे लोगों के मार्क्स 1000 आ गए तब भी आपका फ़ायदा तो नहीं है, सीट्स तो 200 ही हैं। फ़ायदा आपका जब है कि आपके बराबर वाले के कम मार्क्स हैं, आपके ज़्यादा हैं। दैट इज़ समथिंग क्रूअल टू से, बट दैट इज़ हाउ इट इज़। अगर आप सब पास हो गए तो बहुत सारे लोगों की एलोकेशन नहीं होगी, या सबके 800 मार्क्स आ गए तो बहुत सारों की एलोकेशन नहीं होगी। तो कंपैरेटिवली आप कैसे दूसरे से बेहतर हो रहे हैं, दैट मैटर्स। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लेके चलते हैं, और आपके फिर कंपलसरी ऑप्शनल्स आप लेके जाएंगे, ऑप्शनल की सिलेक्शन हो जाएगी, ये पूरा आपका 12 का सेट बन जाएगा। अच्छा, जब आपने ये, मैं बस आखिरी बात करके ख़त्म करूँगा, देन विल टेक योर क्वेश्चन आंसर्स। उसके बाद आप लोगों का जब पेपर का टाइम आएगा ना, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि 2 तरह की तैयारियाँ होती हैं CSS के अंदर। एक होती है जो आपके पेपर से पहले होती है, जो आप अभी कर रहे हैं। एक होती है ड्यूरिंग योर पेपर्स, ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम्स। उस पर आप अपने आप को कितना काम रखते हैं, कितना कंटेंट रखते हैं और कितना सोते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कम से कम 5 से 6 घंटे या आपकी नींद होनी चाहिए, 4 से 5 घंटे एटलीस्ट, क्योंकि उस वक्त आप इतने टेंशन में होते हैं कि आपको नींद पूरी नहीं हो रही होती। और अगर आपकी नींद पूरी नहीं है और आप रिलैक्स नहीं हैं तो फिर आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब पहला पेपर आता है उसकी दहशत ही ऐसी होती है कि यकीन करें, एग्ज़ाम से 1 हफ़्ता पहले बहुत सारे लोग जो हैं वो दे जम द शिप, वो कूद जाते हैं। वो लगता है तैयारी नहीं है, अगले साल देंगे, और ये सबसे बड़ा ट्रैप है, ये बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अभी डिसाइड करें, 100% दें, और वाकई जेन्युइन लगता है कि आप नहीं दे सकते तो ना दें, अदरवाइज़ डू अपेयर फॉर योर पेपर्स। ठीक है, तो ये प्रॉपर आपकी बेसिक गाइडलाइंस हैं जो आपको आगे लेके चलेंगे। इस पूरे 4 महीने में आपको हम डिफरेंट टीचर्स के थ्रू मोटिवेट भी करेंगे, आपको बताएंगे भी कैसे करना है, डिफरेंट ऑफिसर्स से आप मिलेंगे, उनसे रब्ता होगा। आपके जो पेपर्स होंगे जो आप लिख के लाएंगे वो हमें दे दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे उनको चेक करके जल्द से जल्द दे दें, लेकिन थोड़ा सा मार्जिन दीजिएगा कि क्योंकि एक प्रो बोनो इनिशिएटिव है तो बहुत सारे टीचर्स बिज़ी होते हैं, शायद फ़ौरन ना दे पाएँ, तो कोशिश करें कि फ़ोटो कॉपीज़ दें, ताकि अगर अल्लाह ना करे उनसे, मैंने बहुत ऐसे हुए बच्चों के, इसलिए मुझे तो आप फ़ोटो कॉपी दीजिएगा। अल्लाह आपका ओरिजिनल खो गया फिर आप मेरे पीछे। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे अपना ऐसे मांगते रहते हैं, और कभी कभार नहीं मिलता मुझे, तो फ़ोटो कॉपीज़ यहाँ पे जमा करा दें, पढ़ लें। आपके एग्ज़ाम्स भी हम कर लेंगे, मॉक एग्ज़ाम्स यहाँ पे ले लेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि आप लोग इसके अंदर बेहतर से बेहतर परफॉर्म करें। ठीक है, कोई सवाल? जी। अच्छा, ये जो ऐसे में 3000 है ना, दैट्स द मैक्सिमम लिमिट। एनीथिंग अबव 2000 वर्ड्स ना, इट स्टार्ट टेकिंग यू टू द सेफ जोन। अगर आप 2300-2400 की तरफ भी चले गए तो दैट्स सेफ। अच्छा लिखें लेकिन, और कोई इस तरह की लिमिट नहीं है सवालों में। बस ये है कि आप मेरी हर एक की अपनी राइटिंग का अंदाज़ होता है। मेरी राइटिंग थोड़ी छोटी है तो मैं 4 से 5 पेजेस भरता था, इतनी बड़ी मेरी लेंथ होती थी। कुछ लोगों की बड़ी राइटिंग होती है तो वो ज़्यादा भरते हैं, बट टाइम का उसमें है, उसमें लेंथ मैटर नहीं करती। मतलब कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पहले सवाल पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा लेते हैं, 1.25 घंटा लग जाता है, फिर बाकी सवालों को जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो मेक श्योर कि आपकी डिवीज़न ऑफ टाइम इस तरह की हो कि आपके सारे सवाल प्रॉपर्ली अटेंड हो जाएं। पहले तो आप बेसिक टॉपिक्स पे आ जाएं,
देखिए 3 में से एक हमेशा आता ही है, वुमेन के ऊपर आएगा, डिफरेंट तरीक़ों से आएगा, वुमेन इन पाकिस्तान, वुमेन इन इस्लाम, वुमेन इन हायर एजुकेशन, इस तरह से। तो हर तरह के उसके शाख को आपको कवर करना है। वुमेन, एजुकेशन एंड इकॉनमी, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इससे आ जाएगा। अभी करंट इलेक्शंस हैं तो डेमोक्रेसी के ऊपर कुछ आएगा, ठीक है। टेररिज्म की वेव दोबारा है, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी चीज़ों के ऊपर, क्लाइमेट चेंज, इन सब चीज़ों के ऊपर आप, ये बेसिक एसेज हैं जिसके आप कवर कर सकते। उसके अलावा जब आपने ये बेसिक एसेज कर लिए, तो फिर आप पास पेपर में जो आपको अच्छा लगने लगे वो आप उस पर पिक करना शुरू कर दें। रिपीट इस तरह से नहीं होते कि एग्जैक्ट रिपीट हो जाएगा, लेकिन मतलब फॉर्म्स में, कॉन्टेक्स्ट में एक ही जैसी चीज़ आ जाती है। देखें, आपको हम, अच्छा वो आपने पूछ लिया, आपको हम प्रॉपर इंट्रोडक्शन लिखना सिखाएंगे, आपको प्रॉपर हम कंक्लूजन लिखना सिखाएंगे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हाउ यू राइट इंट्रोडक्शन एंड हाउ यू राइट अ कंक्लूजन। एंड उसके अलावा प्रॉपर हेडिंग्स के साथ किस तरीके से जवाब देना है। लेकिन जिस तरीके से आप लोग इंटर के अंदर सवाल अटैम्प्ट करते थे, डिस्क्रिप्टिव लिखते थे, वो उस तरह लिखा जाएगा। बहुत सारे लोग थोड़े से बुलेट्स दे देते हैं बीच में ताकि एग्जामिनर को आसानी हो जाए, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। एग्जामिनर को आप जितना फैसिलिटेट करेंगे उतना अच्छा है, ठीक। 20 तो ओबियसली अगर 5 मार्क्स का है तो वैसे तो 5 मार्क्स का होता नहीं है। अगर डिवीजन भी होता है तो मैक्सिमम 2 में होता है, ए और बी, ए बी सी डी तो नहीं होता, शायद एक आध में किसी में होता है। मतलब मेजॉरिटी 20 मार्क्स का है, आपको डिस्क्रिप्टिव देना है। अगर वो 10 में डिवाइड करता है तो उसको आप आधा कर देंगे बेस्ड ऑन द केस के कौन सा सवाल पूछा है। पूरा आपका उसमें एक लेक्चर होगा इंशाल्लाह, 1 बाय 1 आपको सेलेक्ट कराएंगे और उसमें आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मैंने आपको मोटी मोटी बात बता दी कि जो आपने खुद पढ़ा है उसको प्रेफरेंस दें और कोर्स लेंथ को देखें, और वो कितना दूसरे को हेल्प कर रहा है सब्जेक्ट को, ये भी मैटर करता है। लेकिन स्कोरिंग है या नहीं है, मैंने कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया। नहीं, नेगेटिव नहीं होती, एमसीक्यूज में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एनीथिंग एल्स? ये देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपने खुद भी पढ़नी है। आई एम हेयर नॉट एज एन ऑपरेटर कि आप फ़ोन करके पूछ रहे हैं। आपकी तैयारी खुद की क्या है, आपने खुद के कितने पास पेपर्स आपने देखे हैं। ऑलमोस्ट ऑब्वियसली ऐसे में तो एमसीक्यूज नहीं है, प्रेसी में भी नहीं है, बाकी 4 सब्जेक्ट बड़े उसमें है, जनरल साइंस में भी है। तो बहुत सारी तैयारी आपने खुद भी करनी है, ठीक है। मैथ में ऑप्शनल मैथ्स, कौन सा मैथ्स? उसके अंदर अलग तरीके से आएंगे ओबियसली सब्जेक्ट्स जी, वहाँ पे भी होंगे, प्लस उर्दू बाजार से ही मिल जाएंगे। जब आप अपनी पूरी तैयारी कर रहे होंगे, साथ साथ एमसीक्यूज भी पढ़ रहे होंगे, तो आपकी एमपीटी की भी खुद ही हो रही होगी। नहीं, ऑब्वियसली जब वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो सब्जेक्ट है उसमें तो सबको ही कवर करना है ना आपने, तो एक को करके कैसे पेपर पास करेंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट आजकल बड़ा इजी सा आता है, मतलब 2-3 साल से जो आ रहा है। अगर आपने ये सारे एमसीक्यूज भी आप कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई इशू होगा। अभी हैं भी इसमें 2-3 महीने, तो आप अपनी तैयारी पूरी रखें जैसे आपको मेंस की तैयारी करनी है। स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर 2-3 दिन पहले, हफ्ते पहले आप फुली फोकस कर लीजिएगा इन टर्म्स ऑफ एमसीक्यूज। अदरवाइज आप जब पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगी तो खुद ही उसकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। वास्ट है, वास्ट है।
और इसीलिए मैंने कहा कि ये बुक जो है ना ये भी अच्छी तरीके से कैटर करती है, प्लस आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, और आप जब रीड करेंगे तो उसके अंदर होपफुली आपके कवर हो जाएंगे। हाँ उसी में से आएंगे, आउट ऑफ कोर्स नहीं आएंगे। नहीं, इस तरह से कोई चीज़ नहीं कीजिएगा। ये आपका इंटर का एग्ज़ाम नहीं है कि आपने 2 ऑप्शनल छोड़ दिया पास कर लिया। मसला ये है कि ये जो 20 है ना मार्क्स, ये आपके कहीं से ही पूछ लेगा वो, ये तो देने हैं। अगर आपने 7 में से 5 किए तो मीन्स कि आप 30% के करीब कोर्स को छोड़ रहे हैं। 30% का मतलब है कि उसमें अगर उसको इतना ही हिस्सा मिलता है MCQs में, तो 6 MCQs तो इसमें से आने हैं जो आपने पार्ट छोड़ दिया। तो आपने 20 से आप 14 पे चले गए ऑलरेडी, तो जो आपका 15-16 का टारगेट था वो ख़त्म हो गया। CSS के अंदर आप चॉइसेस नहीं छोड़ सकते, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और दोनों में जो 200 मार्क्स के हैं ना, उन दोनों के मिला के 67 आने चाहिए, ठीक है। क्या चीज़? जी, जो हम लेक्चर्स दे रहे हैं वो हम अपलोड कर देंगे। एक हम सब्सक्रिप्शन का तरीका बना रहे हैं, एंड देन उसके बाद आपके पास अवेलेबल होगा। वो आपको हर सब्जेक्ट के हिसाब से जो टीचर्स आएंगे वो बता देंगे, क्योंकि एक क्लास के अंदर मैं सारी नहीं बता सकता, आपको हर सब्जेक्ट के हिसाब से आएंगी। लेकिन मैं आपको अपना रूल बता देता हूँ। बुक सिलेक्शन का ये होता था, इन ऑर्डर टू सिलेक्ट बुक्स फॉर CSS मैं क्या करता था, वो ये कि मैं एक जाके खुद, एक तो आप चले जाएँ उर्दू बाज़ार, थोड़ा टाइम दें, किताबों को देखें। व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि मैं एक कोशिश करता था ब्रीफ बुक हो, छोटी पतली हो, और एक ज़रा डिटेल्ड हो, ताकि ये कि जो टॉपिक मुझे आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं जर्नलिज्म पढ़ रहा हूँ और मुझे प्रोपेगेंडा आता है, मुझे पता है क्या है वो, तो मैं उस पतली सी बुक के अंदर से प्रोपेगेंडा को पढ़ लूँगा, उस हेडिंग्स देख लूँगा, मुझे पता है आई कैन डू इट। और अगर एक सवाल आ जाता है येलो जर्नलिज्म पे और मुझे वो नहीं आता और उस बुक से भी मुझे हेल्प नहीं हो रही पतली वाली, तो फिर मैं वो मोटी वाली बुक देखूँगा और उसके अंदर से देखूँगा कि येलो जर्नलिज्म को डिटेल में पढ़ूँगा फिर, ठीक है। वो भी है। प्लस आजकल तो इंटरनेट पे हर चीज़ अवेलेबल है, यू माइट नॉट हैव टू गो फॉर बुक्स, लेकिन ये है कि आप देख के चलाएं चीज़ों को, ठीक है। इसमें आपकी अपनी इंस्टेंट बहुत काम करेगी, ठीक है जी। चलें, ऑल द बेस्ट फॉर योर बैच। आई होप कि जो स्ट्रेंथ है वो बढ़े, क्योंकि ये बहुत एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है, इस तरह की कोई चीज़ हमें अवेलेबल नहीं थी। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं तैयारी कर रहा था तो 35,000 फीस होती थी, और मेरे लिए एक मुसीबत थी कि इतने पैसे कलेक्ट करके जाके फ़ीस देना एकेडमी की, और अब लाख 1.5 रुपये हो गई है। और आप यकीन करें, वी डोंट टेक प्राइड कि हम पैसे नहीं लेते, वी टेक प्राइड कि हमारी पैसे ना लेने के बावजूद हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है, वी टेक प्राइड इन दैट। तो अब आप लोगों को इस तरह की अपॉर्चुनिटी शायद ना मिल पाए, हम लोग भी चल रहे हैं, इतना बिजी शेड्यूल होता है, उसके बावजूद भी हम कोशिश करते हैं कि हम टाइम दें, तो उससे फ़ायदा उठाएँ। बी डिसिप्लिन। जहाँ पे जो पुराने स्टूडेंट हैं, मैडम नेहुल बैठी हैं, इनको पता है कि यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ पे बिल्कुल टॉलरेंस नहीं है, वो डिसिप्लिन है। अगर आप मिसबिहेव करते हैं, आप इनडिसिप्लिन होते हैं, डोंट टेक इट एज कि आप किसी यूनिवर्सिटी में आके या अपने कॉलेज में पढ़ रहे हैं। ये CSS कॉर्नर है, ये हमारा बेबी है और इसको हम बहुत हद तक प्रोटेक्ट करते हैं। और सिंस वी आर इन गवर्नमेंट, तो हमारा इन्फ्लुएंस भी होता है, चीज़ें होती हैं, फिर भी हंट यू डाउन। कोई इस तरह का लड़का होगा या कोई इस तरह की बदतमीज़ी की रिपोर्ट आएगी या कुछ भी आएगा, तो हम इंश्योर करते हैं कि हम पीछे तक जाएं। हमारे पास हैं लोग जो फिर छोड़ते नहीं पीछा। तो काइंडली मैं आपको अभी से वार्न कर रहा हूँ, हमें उस नहज तक ना लेके जाएं। एक ही वार्निंग देनी होती है, वो आज समझें सारे। और इट हैज़ टू बी एन एब्सोल्युटली डिसिप्लिन्ड इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे जो पुराने मैडम नेहुल हैं, इनसे किस्से सुन लीजिएगा लोगों के, आपको पता चल जाएगा कि हाउ स्ट्रिक्ट वी आर विद आवर डिसिप्लिन। ठीक है जी, थैंक यू।